हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटी की इस बुक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 7 में हम लोग हैं जो फेडरलिज्म की बात करता है, और अभी तक इस चैप्टर के 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। मतलब 2 लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फेडरलिज्म क्या होता है वो समझा। मतलब एक जनरल फेडरलिज्म के बारे में हमने जाना कि किस किस तरीके से कौन कौन से देश में ये फेडरलिज्म है और किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद पिछले लेक्चर में स्पेशली हमने जो बात करी वो इंडिया को लेकर करी कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से काम करता है, और बेसिकली जो डिवीज़न ऑफ पावर्स वाली बात है वो हमने समझी थी डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूनियन जो है वो लॉ बना सकता है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट्स के पास अधिकार है कि वो लॉ बना सकता है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट और उन लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। तो आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 में इस चैप्टर की बात करेंगे और देखेंगे फेडरलिज्म से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए इस चैप्टर को, दैट इज चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म को, पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जो यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा या टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरलिज्म तो है, और हमने ये भी देख लिया था कि फेडरलिज्म में क्या था, 2 टाइप की गवर्नमेंट थी। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि केंद्र सरकार, है ना, और फिर हर राज्य या यूनिट्स के लिए अपनी अपनी गवर्नमेंट थी, दैट इज वाज स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें ये बोला गया है कि फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो सेंटर है उसके पास पावर्स ज़्यादा है ना। ये बात हमने कल आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि हम इस तरफ को बढ़ रहे थे कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है ना। सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, सेंटर के पास आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा हैं, और वहीं ये चीज़ें जो है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन उसके पास रेवेन्यू के उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, है ना। तो ये चीज़ हमने कल आपको थोड़ा सा बताई थी। अब हम लोग जो है इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जनरली लोग क्या है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया है। मतलब ये चीज़ उन्होंने बनाई है, किसने, संविधान ने। इसके बाद क्या लिखा है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस विद इमेंस डाइवर्सिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ये चीज़ तो हम देखते आए हैं कि इंडिया का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है ना, कॉन्टिनेंटल डायमेंशन है, और यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि भिन्नताएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एकोमोडेट डाइवर्सिटीज़। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये बिलीव किया, उनको ये लगा कि हमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए जहाँ पर हम इन सारे के सारे डाइवर्सिटीज़ को क्या कर सकें, एकोमोडेट कर सकें। मतलब इन डाइवर्सिटीज़ को हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। बट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू स्टेम डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करना चाहते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सेंटर है ना, सेंटर तो मतलब एक ही होगा। इसके बाद अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, है ना। अब सबकी अपनी अपनी सरकारें होंगी, एक तो सेंट्रल पर सरकार होगी और बाकी स्टेट्स की अपनी अपनी सरकारें होंगी। तो ये तो आपकी बात क्या हो गई, ये तो फेडरलिज्म हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स है, अलग अलग गवर्नमेंट हो गई। अब लेकिन उसके बाद अगर आपका सेंटर स्ट्रांग नहीं होगा और इक्वल पावर्स अगर इनके पास दे दी गई, मतलब सेंटर और स्टेट अगर बराबर हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये तो अलग अलग है ना। यहाँ पर तो डाइवर्सिटीज है, स्टेट 1 स्टेट 2 से अलग है। बेसिकली वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, रीजनल डाइवर्सिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो सकती है,
स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि फिर हम ये सेंटर के साथ काम नहीं करेंगे, है ना, सेंटर के अंदर हम लोग काम नहीं करेंगे, सेंटर के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग अलग होना चाहते हैं। तो ये अलग होने की जो भावना है, ये जो डिसइंटीग्रेशन की भावना है, इसको दूर करने के लिए ये सोचा गया कि जो सेंटर है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लाने के लिए भी सेंटर को क्या किया गया है, स्ट्रांग बनाया गया है। इट वॉज नेसेसरी फॉर द सेंटर टू हैव सच पावर्स बिकॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज not only divided into provinces created by the British, but there were more than 500 princely states which had to be integrated into existing states or new states had to be created। ठीक है, अब ये केंद्र के पास ये पावर्स यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है बनाने की बात, ये होना ज़रूरी भी था, क्योंकि आज़ादी के समय आपको पता है कि हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे यहाँ पर प्रोविंसेस बनाए हुए थे, उसमें बटा हुआ था। 500 से ज़्यादा यहाँ पर रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिनको इंटीग्रेट करना था, या तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें, या फिर उनसे नई स्टेट्स बनानी थी। तो इसलिए ये सारी की सारी पावर्स किसको दी गई, सेंटर को दी गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये टी कृष्णमाचारी हैं, इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में ये बात बोली थी रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली, कि हमारे पास जो सेंटर है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, सेंटर शुड बी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये बात इन्होंने यहां पर बोली है। इसके बाद बिसाइड्स द कंसर्न फॉर यूनिटी, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव्ड दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑपरेशन विद द स्टेट्स। तो एक तो वही इंटीग्रेशन वाली बात थी कि सबको एक साथ लेके चलना है, तो यूनिटी की तो बात थी ही थी। उसके साथ साथ जो संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका ये भी मानना था कि देश की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करना है कि उनको अगर हमें एड्रेस करना है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, और साथ में स्टेट्स का क्या रहेगा, उसमें सहयोग रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा। जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, है ना, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, है ना, आपकी इलिटरेसी मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ हुआ करता था। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से क्या हो सकती थी, सॉल्व की जा सकती थी। Thus the concerns for unity and development prompted the makers of the constitution to create a strong central government। अब इस लाइन को आप लोग याद रख सकते हैं, कहीं पर भी अगर ये बात आती है ना, कभी भी आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं और कभी भी ये बात आती है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात क्यों की गई, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कंसर्न्स फॉर यूनिटी, यानी कि एक तो यूनिटी की चिंता थी कि अगर अलग अलग हो जाएंगे, सबको, सारे स्टेट्स को अगर बहुत ज़्यादा पावर मिल गई, है ना, सेंट्रल स्टेट्स की अगर पावर बराबर हो गई, तो फिर वो लोग अलग होने की बात कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं। तो एक तो वो थी, और दूसरी बात है डेवलपमेंट, यानी कि ये कैसा कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करने की जो बात है उसको लेकर क्या कराया गया कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई, ठीक है। ये बात आई होप आप तक क्लियर हो गई अब कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर है। जिसको नहीं पता था उनको भी अब ये बात पता लग गई होगी कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल तो है, यानी कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट है, लेकिन सेंटर के पास जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर दिया गया है कि लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम कुछ ऐसे प्रोविजंस देखेंगे जिनसे हमें ये चीज़ पता लगेगी, प्रूफ होगी कि हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। एक एक करके ये सारे के सारे प्रोविजंस हम लोग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये है। पहला है द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि किसी भी राज्य की जो एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका जो अस्तित्व है, इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब उसकी कोई भी स्टेट है तो उसकी बाउंड्री वगैरह क्या होगी, उसकी टेरिटरी वगैरह क्या होगी, वो किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, कि वो एक नया राज्य बना सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाकर वो क्या कर सकता है, एक राज्य बना सकता है। किसी भी राज्य की वो बाउंड्री को, है ना, बाउंड्री को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर उसका नाम भी चेंज कर सकता है। ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो
या आप कह सकते हैं ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है। ये सारा काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट मतलब अपने आप में आप समझ जाइए यूनियन के पास आ गए हम, है ना। बात हो रही है राज्यों को लेकर के, लेकिन कर कौन रहा है? यूनियन। तो यानी कि पावर किसके पास ज्यादा हो गई? यूनियन के पास। और ये चीजें कहां पर लिखी गई है? साथ साथ अगर आप लोग ये चीज नोट भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिकल 3 में, संविधान के अगर आप अनुच्छेद 3 में जाकर देखेंगे, आर्टिकल 3 में देखेंगे तो ये सारी पावर्स किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफगार्ड्स बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू लेने की बात भी की गई है कि किसी राज्य का अगर नाम बदला जा रहा है, बाउंड्री बदली जा रही है, तो उसको लेकर स्टेट लेजिस्लेचर से आप व्यूज वगैरह ले सकते हैं। संविधान ने ये पावर जो है वो दी हुई है, लेकिन ये व्यूज वगैरह जो है एज सच बाइंडिंग नहीं होते और इनका कोई बहुत बड़ा रोल एज सच नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन very powerful emergency provisions which can turn our federal polity into a highly centralized system once emergency is declared। अब इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को मैंने पहले जो हमारा पॉलिटी का फुल कोर्स है उसमें बताया है ना। आर्टिकल आप कह लीजिए 352, 356 और 360, यानी कि 352, 356 और 360, 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे पास होती है। वी हैव अ नेशनल इमरजेंसी, वी हैव अ स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, एंड वी हैव अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरीके की जब इमरजेंसीज वगैरह लगती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा हो जाता है? सेंट्रलाइज्ड हो जाता है ना। वहां पर इमरजेंसी के दौरान जो पावर्स हैं वो लॉफुली सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉफुली सेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार जो है राज्य की पावर्स को हड़प रहा है ना, हड़प रहा है, ऐसा नहीं है। लॉफुली सेंट्रलाइज्ड होती है। पार्लियामेंट ऑल्सो एज्यूम्स द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स। यानी कि वैसे तो जनरली क्या होता है कि जैसे स्टेट लिस्ट हमने देखी थी कल, मतलब पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स, मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉज वगैरह कौन बनाएगा? स्टेट की लेजिस्लेचर ही बनाती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी होती है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉज बना सकती है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी संविधान के आर्टिकल 250 में। ठीक है, 250 आर्टिकल में लिखा गया है कि इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। चलिए आगे देखिए। इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये तो ऊपर जो हमने बात करी है तो तब थी जब क्या हुआ है, जब आपका इमरजेंसी लगी हुई है तब। लेकिन अदरवाइज भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, यानी कि नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल परिस्थितियों में अगर बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि केंद्र सरकार के पास जो फाइनेंशियल पावर्स है, जो रेवेन्यू सोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, द फर्स्ट प्लेस में अगर हम बात करें तो आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेनी रेवेन्यू सोर्सेज एंड स्टेट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हालांकि स्टेट्स के पास भी है लेकिन बहुत कम है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स है ना, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये आपका बेसिकली जो सेंट्रल लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट या इसको जिसको आप यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो एंट्री नंबर 82 है ना, 82 नंबर की एंट्री में आपको इनकम टैक्स दिखाई देगा। इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है? जो सैलरीड पीपल या जो इंडिविजुअल्स भरते हैं, ठीक है, अपने इनकम के ऊपर। देन वी हैव अ कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब जो कंपनी वगैरह है जो वो भरते हैं। यूनियन लिस्ट में जाके देखेंगे आप तो 85। तो मतलब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है और बहुत बड़ा ये आपका कह सकते हैं कि रेवेन्यू सोर्सेज है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मेजर यही है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम से अगर कुछ भी टैक्स आता है, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उससे जो भी टैक्स आता है वो स्टेट के पास जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि ये होने को ये भी है, जैसे एंट्री नंबर 46 में आप जाके देखेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम है। इसके बाद लिकर के ऊपर अगर आप एक्साइज ड्यूटी की बात करें, क्योंकि लिकर जो है दैट इज अगेन अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी राज्यों के पास जाती है सिर्फ, लेकिन बहुत कम होता है। ये चीजें जो है बहुत कम है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम, सेल ऑफ
पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये सारा का सारा भी किस में है, ये भी राज्यों के अंतर्गत ही आता है ना। अभी तक इसीलिए आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आया है, क्योंकि राज्य उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये सेल ऑफ पेट्रोलियम वगैरह, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये बहुत कम है, दीज आर वेरी लेस, है ना। मेजर सोर्सेज जो है वो यहाँ पर है, आपके कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो पहली बात तो ये हो गई कि राज्यों के पास जो है वो क्या है, रेवेन्यू सोर्सेज बहुत कम है। वो केंद्र सरकार से ग्रांट्स वगैरह जो उनको मिलते हैं, मतलब अनुदान जो मिलते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलती है, उस चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके केस में भी आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन का रोल आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। वो सारा का सारा जो पैसा कितना राज्यों को देना है, कैसे देना है ना। जैसे आज की डेट में तो जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी का पैसा जो है, जो केंद्र क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ले रही है, कलेक्ट कर रही है जीएसटी, फिर वो राज्यों में कितना बांटा जाएगा, वो सारा का सारा जो डिवोल्यूशन वगैरह है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन, वो फाइनेंस कमीशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या किया गया था, प्लानिंग को हमने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अडॉप्ट किया था, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसी हो सके, रैपिड हो सके और डेवलपमेंट हमारा हो सके। तो आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, है ना। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जिसको रिसेंटली अभी क्या किया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऑफिस अब खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह एक नया ऑफिस बनाया गया है, दैट इज नीति आयोग, है ना। लगभग काम उसका भी ऐसा ही है। अब इससे क्या होता है कि प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग जो होती थी वो सेंट्रल लेवल पर होती थी, तो उससे जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो भी सेंट्रल लेवल पर ही हो रही है। प्लानिंग कमीशन अपॉइंट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, इज द कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स। वही बात है कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्टेट्स का जो होगा वो कौन किसके थ्रू होगा, वो बेसिकली प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से बताएगी उस तरीके से होगा, और ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी अपना कुछ डिस्क्रिशन का यूज करता है कि राज्यों को कितना ग्रांट दिया जाए, कितना लोन वगैरह दिया जाए, उसको लेकर, मतलब आप देख रहे हैं कि यूनियन के पास पावर ज्यादा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, इसको लोप साइडेड कंसिडर किया जाता है। लोप साइडेड का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें भेदभाव किया जाता है, इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरफा ये होता है, और इसमें बहुत सारे चार्जेस इस तरीके के लगे हैं, मतलब बहुत सारे आरोप इस तरीके के लगे हैं कि जो राज्य अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर आप कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है ना, एनडीए की तो उसको कहा जाता है, बट मेजोरिटी तो वो बीजेपी की ही है ना। तो सेंटर पे मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, और किसी स्टेट में जैसे आप मान लीजिए यूपी में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फिर इन दोनों के बीच में तो कोई कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, है ना। यहाँ से जो है पैसा भी इनको जाएगा, लोन्स वगैरह भी सब इनको मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत साइड अगर आप बात करें कि जैसे मान लीजिए सेंटर में आपकी बीजेपी है, मतलब मान के लीजिए है ही वो तो, और दूसरा मान लीजिए आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, राजस्थान में आपको पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत सरकार है ना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि अपोजिशन पार्टी हो गई, तो यहाँ से जो आपका लोन्स वगैरह जाएंगे या ग्रांट्स वगैरह जाएगी या और भी कोई सहायता की जरूरत होगी, वो उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। ये चीज जो है इसमें यहाँ पर लिखी गई है, मतलब एक्चुअल में ये स्मूथ है या नहीं है, ये मेरा कोई कहना का मतलब नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को कहने के लिए कुछ मतलब ये आप ये मत मानिएगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार को, राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सुनते हैं और आक्रोश में आ जाते हैं, ठीक है। तो आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है, ये बुक में जो चीज लिखी गई है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। आई होप क्लियर है बात। बाकी तो आप लोग जो है डेली का न्यूज़पेपर सुनते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो आप लोगों को खुद भी पता होगा कि डेली में किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वगैरह चल रहे हैं। बट मेरा यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि बाद में फिर वो जो है इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ आप लोगों को भी एक चीज़ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप लोग सिविल सर्वेंट की मतलब बनने की तैयारी कर रहे हैं, और कल की डेट में अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो आपको ये जो मतलब पार्टी की एक बात है कि आप बीजेपी के हैं या आप कांग्रेस के हैं या किसी और पार्टी के हैं, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप
एक समय पे होगा कि आप मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर दूसरे समय में कभी होगा कि आप कांग्रेस के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर हो सकता है आप किसी और तीसरी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो। तो इसलिए आपको ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के साथ, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर लिखा क्या है मैं तो आपको वो चीज समझा रहा हूं। चलिए आगे देखिए। एज यू विल स्टडी लेटर द गवर्नर हैज सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। बेसिकली ये आपके जब स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356, वहां की बात ये बोली जा रही है। बिसाइड्स इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, है ना, मतलब वो तो इमरजेंसी की बात हो गई। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर के पास पावर है टू रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये चीज भी होती है कि वैसे तो जनरली क्या होगा कि अगर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वहां पर अगर कोई बिल पास किया जा रहा है तो उस पर अपनी एसेंट या सहमति या उस पर जो सिग्नेचर वगैरह होंगे वो कौन करता है, गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो बिल को रिजर्व रख सकता है, किसके लिए, फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये चीज आपकी आर्टिकल 200 यानी कि 200वें आर्टिकल में ये चीज दी गई है। फिर 201 में ये बोला गया है कि जो भी इस तरीके का बिल रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, उसके पास उसके बाद उस बिल का क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है, वो सब चीजें उसमें दी गई है। दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो देम कंप्लीटली। मतलब फिर से आप देखिए कि ये पावर फिर से बढ़ गई है ना, स्टेट की जो पावर है वो थोड़ा सा कम हो गई और सेंटर की जो पावर है वो बढ़ गई, क्योंकि स्टेट के द्वारा पास कराए गए बिल को भी रिजर्व रखा जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए और उसके बाद उसके साथ जो है उसको डिले किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से वेटो भी किया जा सकता है। आई होप ये बात क्लियर है। इसके बाद अगला क्या है कि देयर में बी ओकेजन्स इवन व्हेन द सिचुएशन में डिमांड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। कभी कभी ऐसे कुछ हालात या ऐसे कुछ स्थितियां पैदा हो सकती है कि जब ऐसे कुछ सिचुएशंस बन जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर बने जो सब्जेक्ट हैं, जो मैटर्स है, उनके ऊपर लेजिस्लेट करना पड़े। लेजिस्लेट करने का मतलब होता है लॉ बनाना पड़े, मेक लॉज। दिस इज पॉसिबल इफ द मूव इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। अब ये राज्यसभा अगर इस चीज को लेकर, मतलब राज्यसभा में बेसिकली क्या होता है, अगर इस तरीके का कुछ काम कर रहा हो तो राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन आता है और वो रिजोल्यूशन को अगर पास कर दिया जाए तो फिर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू लेजिस्लेट मतलब पार्लियामेंट एक तरीके से। ये चीज जो है वो आर्टिकल 249 249वें अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ये चीज भी जो है संविधान में लिखी गई है कि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर से ज्यादा होंगी। फर्दर मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी बातें भी उसमें लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट की को जो है इंस्ट्रक्शंस या कुछ निर्देश वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। आई होप ये बात क्लियर है। यही चीज आपको नीचे जो है इस आर्टिकल में भी लिखी गई है, आर्टिकल 257 के क्लॉज 1 में, कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। ठीक है, ये बात क्लियर है कि यानी कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरीके की होंगी कि वो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर्स को इंपीड या प्रेजुडिस नहीं कर रही है। मतलब उसको, उसके खिलाफ वो किसी तरीके का, मतलब उस पर कोई रोड़ा नहीं बन रही है ना, उस पर कोई आड़े नहीं बन रही है वो। ठीक है, उसके आड़े नहीं आ रही है। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ये भी है कि वो राज्यों को क्या कर सकती है, कुछ डायरेक्शंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकती है। आई होप ये बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर था वहां पर हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है जैसे कि IAS है, IPS वगैरह है, दे आर कॉमन टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड ऑफिसर्स चूजन फॉर दीज सर्विसेज सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, वो राज्यों के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे कि एक IAS ऑफिसर है जो
मान लीजिए कलेक्टर बनता है या जो आईपीएस ऑफिसर है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनता है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब काम तो वो राज्यों में जाके करेंगे, है ना, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होंगे। तो स्टेट जो है वो उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता और इन ऑफिसर्स को जो है वो सर्विसेज से रिमूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये बात आई होप आपको पता होगी भी और होनी भी चाहिए कि इंटीग्रेटेड हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जो हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, दे आर अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर दी कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जो है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर उनको रिमूव नहीं कर सकता है। आई होप ये बात यहां तक क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आर्टिकल 33 और 34 जो है हमारे, है ना, बेसिकली ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं टू प्रोटेक्ट पर्संस इन द सर्विसेज ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर, है ना। मतलब जिस समय मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल लगा हुआ होता है ना, तो उस केस में पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यूनियन या स्टेट के अंतर्गत सर्विस में है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसके द्वारा अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है, किसके लिए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे या जिसको रिस्टोर करने की बात की जा रही हो, उस केस में अगर वो व्यक्ति कुछ भी एक्शन लेता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, दिस प्रोविजंस फर्दर स्ट्रेंथन्स द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये पावर फिर से किसकी हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट हो गई तो ये यूनियन गवर्नमेंट की पावर हो गई और उससे यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल रही है। जो एप्सपा है, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोविजंस। ये एप्सपा एक्ट का नाम आपने सुना होगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए दिन इसका नाम आता रहता है ना, कि इस राज्य में एप्सपा लग गया और ये सब चीजें। ये आर्म्ड फोर्सेज के स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो इन्हीं प्रोविजंस के आधार पर बनाए गए हैं। And this act has created tension between the people and the armed forces on some occasions। कभी कभी ऐसा जो है लोगों के बीच में और जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं, मतलब जो आर्मी वगैरह है, उसके बीच में टेंशन वगैरह इस एक्ट को लेकर बनी रहती है। तो आई होप यहाँ तक हमारी बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर नीचे 2 सवाल दिए गए हैं, इनका जवाब आप लोगों को बताना होगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि गिव 2 रीजंस फॉर द क्लेम दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ यूनिटरी बायस, है ना। 2 रीजन आपको बताने हैं, 2 कारण बताने हैं जिससे आप ये क्लेम कर सकें, ये साबित कर सकें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब वो केंद्र की तरफ को ज्यादा क्या है, पक्षपाती है या झुका हुआ है। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल जो है वो डू यू थिंक है, मतलब उसमें आपको अपना एक ओपिनियन देना है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मेक्स द स्टेट्स वीक, यानी कि अगर कोई सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है वो कमजोर हो रहे हैं। पहला सवाल। दूसरा जो आपको अपना ओपिनियन देना है वो इस बात पर देना है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स विल वीकन द सेंटर। लेकिन अगर हम इसके जस्ट विपरीत बात करें, पहले स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट बात करें कि अगर हम स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो क्या वो सेंटर को वीक कर देगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है ओपिनियन बेस्ड। पहले वाले का तो आपको क्लियरली आंसर देना है, बाकी 2 जो है ओपिनियन बेस्ड है। इनके जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपने अगर कोई जवाब दिया फिर दूसरा उस पर कोई जो है अपने ओपिनियंस रख सकता है, रिप्लाई उस कमेंट का कर सकता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपस में एक अच्छा डिस्कशन हमारा यहाँ पर बन सकता है और इससे सभी लोगों को जो है वो फायदा होगा। तो प्लीज़ इस तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जा रहे हैं इनका जवाब देने में आपको हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, ज़रूर से इनका जवाब दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात जो है वो बिल्कुल क्लियर में समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। अभी इस चैप्टर को मेरे ख्याल से कंप्लीट करने में हमें 2 पार्ट के आसपास और लगेंगे। चैप्टर हालांकि थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीपल पार्ट्स में लेकर चल रहे हैं। बहुत लंबे टॉपिक्स या बहुत लंबे आप ये कहिए कि हम लोग लेक्चर नहीं बना रहे हैं सो दैट कि वो बोरिंग ना हो। तो इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में जो ये आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कि कन्फ्लिक्ट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, अभी तक तो हम लोगों ने बेसिकली फीचर्स देख लिए, है ना, कि इंडियन फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या है वो हमने देख लिए, किस तरीके से काम करता है वो देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस है वो भी देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में कन्फ्लिक्ट्स किस तरीके के हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, है ना, कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, क्योंकि जहाँ पर 2 पावर्स आ जाएंगी सेंटर स्टेट, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे।
तो अब देखते हैं किस किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो हम अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई और डाउट है, कोई भी और क्वेरी है, तो support@okul.co हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी बात है, जो भी क्वेरीज है, कमेंट है, वो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।